ये वो क्वेश्चन है जो लगभग हर साल हर एक सेट में बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज की ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम साइंस के, है ना, इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और इस बार 99% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो भैया इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 से मैंने इन क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक जुड़े रहेंगे, वो देखेंगे कि उनका जो परसेंटेज है वो 95% ही आएगा। ठीक है ना। ये मेरा वादा है कि आपका इस परसेंटेज 95% ही आएगा, इससे कम नहीं होने वाला। ठीक है ना। क्योंकि मैं उन क्वेश्चन को करा दूंगा जो भैया आपके एग्जाम में 100% कह सकता हूं कि क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चन एक साथ कराने वाले हैं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। ठीक है। 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इस तरीके से हम बचे हुए क्वेश्चन को भी आने वाली वीडियोस में देख लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि मैंने लिया है केमिस्ट्री से। ठीक है। सबसे पहले केमिस्ट्री देखेंगे और इसके बाद हम लोग बायो देखेंगे और फिर देखेंगे फिजिक्स। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। यानी भैया जो आपका लेड नाइट्रेट होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है वो बताना है। देखिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं, PbNO3, सेकंड ऑप्शन है PbNO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर 3 है कि PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसके बाद देखिए PbO। तो इन 4 में से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो चलिए मैं बताता हूं। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि लेड नाइट्रेट। जो आपका लेड नाइट्रेट होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। उम्मीद करते हैं काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा। ठीक है। जिनको पता है वो कमेंट करके हमें बताएंगे कि हमें फर्स्ट वाले का आंसर पता था। हमें भी पता हो कि हमारे स्टूडेंट्स को कितने आंसर आते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण, ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है ना। तो भैया उदासीनीकरण अभिक्रिया में 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि अम्ल और अम्लीय लवण में होती है। यानी कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ये किनके मध्य में होती है? अम्ल और अम्लीय लवण के मध्य में होती है, कि क्षार और क्षारीय लवण के मध्य में होती है, कि अम्ल और क्षार के मध्य में होती है, कि भैया अम्ल और जल के मध्य में होती है। ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी ये वाला। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यानी ये वाला राइट हो जाएगा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार के मध्य में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि है हमारा कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। इसके बाद देखिए सेकंड है कि NaHSO4, 3 ऑप्शन है कि Na2SO4, और 4 ऑप्शन आपका KCN। ठीक है। तो इनमें से आपका निम्नलिखित में अम्लीय लवण हो जाएगा NaHSO4। ठीक है। ये इसका अम्लीय लवण हो जाएगा। चलिए आप ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि है उदासीन विलयन। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मत कहने लगना कि सर आपने इस पर VVIMP क्यों नहीं लगाया। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन VVIMP हैं। तो मैं सबसे पहले यही कर दूंगा सब लोगों से कि सारे क्वेश्चन तैयार कर लो। अगर इनमें से एक भी छोड़ दोगे तो भैया हो सकेगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए, फिर क्या करोगे। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो चौथा क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन, यानी जो आपका उदासीन विलयन होता है, इसके लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। तो देखिए पहला वाला कथन आपका दे रखा है कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁷ होता है, 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। तो मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है, क्या ये सही है या फिर गलत? हमको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। इसके बाद 3 ऑप्शन और रह जाते हैं। जैसे सेकंड ऑप्शन देख सकते हो कि हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है, या फिर pH मान 0 होता है, या फिर pH मान 7 होता है। देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में दे रखा था कि उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है, यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखो उदासीन जो विलयन होता है ना, उसका जो ऑप्शन ये होगा ना 0, ये आपका गलत है। क्योंकि भैया जो आपका उदासीन विलयन होता है, समझ लेना, थोड़ा सा समझ लेना, टाइम यहाँ पर दे दीजिए। उदासीन जो विलयन होता है ना, उदासीन विलयन, इसका जो pH वैल्यू होता है ना, pH वैल्यू वो होता है 7। तो भैया pH मान 0 कहाँ से होगा ना, तो इसी वजह से ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, जो कि है शुद्ध जल का pH मान होता है। यानी इस वीडियो में आपको बताना है कि, यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। 0 होता है, 7 होता है, 1 होता है, कि 14 होता है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है।
कितना होता है? 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। ठीक है, तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ धावन सोडा होगा कि बेकिंग सोडा होगा कि फिटकरी होगा कि विरंजक चूर्ण होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी विरंजक चूर्ण जो होगा जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए एक पदार्थ उपयोगी होता है। ठीक है ना, एक उपयोगी पदार्थ है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि जो कह रहा है हमसे कि कैल्शियम फास्फेट, कह रहा है कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होगा। ठीक है, अब देखिए आपके एग्जाम में कभी कभी सूत्र वाले प्रश्न भी आते हैं, कभी कभी क्या लगभग हर साल सूत्र वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है CaPbO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन सेकंड दे रखा है CaPO4, ऑप्शन थर्ड दे रखा है CA3PO4 का होल ट्वाइस और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है CaP2O4। ठीक है, तो इनमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये इसका हो जाएगा CaPO3 का होल ट्वाइस या फिर CA3PO4 का। तो ये वाला राइट होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब ऑप्शन नंबर 8 देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, यानी जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड होती है इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है कि उभयधर्मी होता है? तो जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? SO2 की बात कर रहा है। ठीक है ना, SO2 की बात कर रहा है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन मैं हर बार अपने स्टूडेंट को HW के लिए देता हूं, ठीक है ना, आप सभी को पता है जो मेरे साथ शुरू से जुड़े होंगे कि भैया मैं हर एक क्वेश्चन HW में जरूर देता हूं। तो भैया इस बार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को HW में दिया है, तो आप कमेंट करके हमें इसको क्वेश्चन का बताइए कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी जो हमारी SO2 होती है इसका जलीय विलयन कैसा होता है। ठीक है ना, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देखिए ध्यान से समझिए, जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन यानी H2 विस्थापित नहीं करती है? यानी ऐसी कौन सी धातु होती है जो कि अम्ल से क्रिया करने के बाद H2 विस्थापित नहीं करती है? क्या आपकी Mg धातु होगी, क्या आपकी कॉपर धातु होगी, क्या आपकी प्लेटिनम धातु होगी यानी Pt, क्या आपकी Hg यानी कि पारा धातु होगी? ठीक, तो बताना है कि कौन सी धातु है जो अम्ल से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा? तो सक्रियता श्रेणी के अनुसार मैग्नीशियम जो धातु है वो आपकी अम्ल से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्न में से कौन सी धातु जल के सामान्य ताप पर यानी जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? यानी अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी धातु है जो बिल्कुल मतलब कि एकदम उसको अगर हम लोग छोड़ दें तो वो तुरंत क्रिया कर लेती है। जैसे अगर हम लोग उस धातु को सामान्य ताप पर पानी में डाल दें तो बड़े आसानी से क्रिया कर लेती है बिना किसी बिना किसी आग के। तो बताइए कौन सी वो धातु है? क्या कॉपर है, क्या सोडियम है, क्या एल्यूमिनियम है, क्या मैग्नीशियम है? तो भैया आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारी सोडियम धातु है ना ये सबसे जल्दी क्रिया करती है और ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है। ठीक है ना, यानी सोडियम हमारी सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन पर बनना कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ भी ले लूँ, ऑक्सीजन की कोई एक चीज़ ले लूँ, जैसे कि मैंने ऑक्सीजन का यहाँ पर कोई चीज़ ले लिया, बर्तन, ठीक है, तो ऑक्सीजन की सतह पर जो ये ऑक्सीजन की सतह होती है इस पर ऑक्सीजन जम जाती है, तो इसको बनना क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है कि कैटिनेशन कहलाता है कि बेसमीकरण कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो बताना है क्या कहलाता है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनोडिंग। एनोडिंग हो जाएगा कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन का बनना एनोडिंग कहलाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि एथिल अल्कोहल। अब देखिए यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो चैप्टर नंबर 4 के होंगे, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि चैप्टर नंबर 4 का है कि एथिल अल्कोहल
यानी C2H5OH का IUPAC नाम क्या होता है। यानी ये बताना है भैया, जो आपका एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, इसका IUPAC नाम एथिल अल्कोहल होता है कि एथेनॉल होता है कि एथेनॉल होता है कि हाइड्रोक्सिल एथेन होता है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपका एथिल अल्कोहल होता है ना, इसका नाम कभी भी IUPAC नाम एथिल अल्कोहल नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है, पहला वाला बिल्कुल गलत है। दूसरा वाला ऑप्शन और तीसरा वाला ऑप्शन आपके कुछ हद तक इन दोनों में से कोई हो सकता है, और तीसरा वाला हाइड्रोक्सी एथेन ये भी हो सकता है, लेकिन भैया ये IUPAC नाम नहीं है, ठीक है ना, ये इसका रासायनिक नाम है। तो एथिल अल्कोहल का C2H5OH का IUPAC नाम एथेनॉल होगा, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रोपेनॉल है, यानी जो आपका प्रोपेनॉल है इसमें से प्रोपेनॉल का रासायनिक सूत्र कौन सा है, C3H5OH, C2H5OH, C3H6OH या फिर C3H7OH। देखिए इसको समझने से पहले भैया इसको देखिए, और यहाँ देखिए कि प्रोपे आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रोपे, और प्रोपे का मतलब होता है कि भैया प्रोप का मतलब या फिर प्रोपे का मतलब होता है कि 3 कार्बन। कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो देखिए 3 कार्बन कहाँ पर हैं, 1 कार्बन 2 3, यानी 3 जगह 3 कार्बन है, लेकिन हमको प्रोपेनॉल ढूंढना है। देखिए समझना, अगर C2H5OH है तो भैया ये तो सही है एक प्रकार से, क्योंकि C2H5 होता है, C3H5 नहीं होता, तो ये रॉन्ग होगा। C3H6 भी नहीं होता, ये भी रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब ये वाला इसका राइट होगा, C3H7OH, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रोपेनॉल का रासायनिक सूत्र C3HOH होता है, समझ में आ गया, यानी C3H7OH, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए प्रोपेनॉल अलग है, प्रोपेन अलग है, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो प्रोपेन का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है C3H8। समझ में आ गया। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस बार हमने ये क्वेश्चन आपका ले लिया है प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है। यानी आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव कौन है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है कि ब्यूटेन है। तो भैया प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव आपका मीथेन होता है, यानी CH4 होता है प्रमुख अवयव, ठीक है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, यानी आपको यह बताना है कि प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला। तो बताना है कि कौन सा प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह है। तो बताइए कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपको दिख रहा है CHO सिंगल बॉन्ड में, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह ये होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका एल्कोहल का होता है, इसकी बात करें तो भैया ये आपका कीटोन का होता है। OCH3 की अगर हम बात करें तो ये आप लोगों का होता है, ये आपका होता है ऑक्सी एथेन का, ठीक है ना। तो ये आपका प्रकारात्मक समूह नहीं है, ठीक है ना। OCH3 ये आपका कोई प्रकारात्मक समूह नहीं है, ये 3 प्रकारात्मक समूह में से इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रोपेनल का ये प्रकारात्मक समूह होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोन समूह, यानी जो आपका कीटोन समूह है ये वाला कीटोन समूह कहाँ पर है, बताइए कहाँ पर उपस्थित है। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है ना। तो बताइए कहाँ पर है, क्या ये वाला है, क्या ये वाला है, क्या ये वाला है या फिर ये वाला है। तो आपको ये देखना है कि भैया कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन कहाँ, यहाँ पर भी हर जगह लगा हुआ है, लेकिन आपको ये देखना है कि कार्बन के साथ में और कोई प्रकारात्मक समूह नहीं जुड़ा होना चाहिए, जबकि देखिए यहाँ पर OH जुड़ा है और ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये रॉन्ग होगा, ठीक है। इसी के बाद देखिए ये वाला, देखिए ये भी आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हाइड्रोजन है, और हमने आपको बताया था कि कार्बन और कार्बन है, चलो चल जाता है, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि यहाँ पर देखिए ये जो है ना,
इसका ये अलग से एक प्रक्रियात्मक समूह बन जाता है, ये वाला COH, ये अलग से एक प्रक्रियात्मक समूह बन जाता है। और अगर इसको देखेंगे तो ये भी एक अलग से प्रक्रियात्मक समूह बन जाता है। इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये देखिए कार्बन है और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और इधर सिंगल सिंगल से खुला हुआ है। समझ में आ गया? ये वाला 17 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आ सकता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की कि एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है। ये क्वेश्चन 101% आएगा। कह रहा है कि एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, या फिर एथेनॉल होगा कि एथेनल होगा कि एथीन होगा कि एथाइन होगा। तो बताना है कि एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एसिटाल्डिहाइड का IUPAC जो नेम होगा वो होगा एथेनल। ठीक है ना, ये होगा इसका राइट आंसर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि CH3 एसीटोन का IUPAC नाम क्या है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने कार्बन, अगर मान लीजिए इसका राइट ऑप्शन आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आप इसके IUPAC नेम से इसके इसके IUPAC जो सूत्र है ना, इसकी सहायता से इसके IUPAC नाम का पता कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन है। अब आपके अगर 3 कार्बन है तो आपको याद होगा कि इसके लिए हम प्रोपेन यूज़ करते हैं, ठीक है, और कीटोन समूह के लिए हम लोग ओन यूज़ करते हैं। तो ये इसका हो जाएगा प्रोपेनॉन, ये इसका राइट हो जाएगा और बाकी सारे गलत हो जाएंगे। हालांकि ये वाला अगर आपको लग भी रहा होगा कि ये क्या सही होगा, बट ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल लगा हुआ है, यहाँ पर ऑल लगा हुआ है और ऑल हमेशा एथिल अल्कोहल में होता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 नंबर क्वेश्चन है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन है कि विकर्ण संबंध के तत्व हैं। तो विकर्ण संबंध के तत्व देख लीजिए, Li यानी लिथियम और आपके मैग्नीशियम होते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 है कि लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। यानी भैया कि जो आपका लिथियम होता है ये विकर्ण संबंध किसके साथ में दर्शाता है, सोडियम के साथ में, एल्युमिनियम के साथ में, या फिर के यानी पोटेशियम के साथ में, Mg यानी मैग्नीशियम के साथ में। तो लिथियम विकर्ण संबंध किसके साथ दर्शाता है। तो आपका जो लिथियम होता है ना, लिथियम यानी लिथियम कह लो या फिर Li कह लो, ये विकर्ण संबंध किसके साथ में दर्शाता है। तो देखिए ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है Li और Mg, तो लिथियम विकर्ण संबंध आपका किसके संग दर्शाएगा, Mg के साथ में। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने देखे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, यानी सबसे ज़्यादा 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि VVIMP क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, मैंने उनको आपको बता दिया है। अब हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके होने वाले हैं बायोलॉजी के। तो चलिए देख लेते हैं बायोलॉजी के उन क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में 100% फंसने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, यानी बायोलॉजी के। अब यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, ये जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको तैयार कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि मूत्र निर्माण होता है। तो आपको ये बताना है कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वृक्क में होता है, यकृत में होता है, कि आपका प्लीहा में होता है, कि हृदय में होता है। तो आपका वृक्क में होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि जल में घुलनशील होता है। तो जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है। तो विटामिन C घुलनशील होता है। आगे नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मानव वृक्क का कार्य होता है, यानी जो आपका मानव वृक्क होता है ना, मानव वृक्क, इसका कार्य क्या होता है, श्वसन होता है। यानी मानव वृक्क जो होता है ये श्वसन का कार्य करता है, कि हार्मोन संश्लेषण का कार्य करता है, कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, कि उत्सर्जन का कार्य करता है। कि बताइए कौन सा कार्य करता है। तो मानव वृक्क जो होता है ये उत्सर्जन का कार्य करता है। किसका, उत्सर्जन का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठों की संख्या होती है, 1 होती है, कि 2 होती है, कि 3 होती है, कि 4 होती है। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। तो इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि मनुष्य के मस्तिष्क में, यानी जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है। यानी ऐसा कौन सा हमारा माइंड है जिससे हम अधिक से अधिक सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बताना है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है। देखिए इसमें से आपको ये नहीं बताना है कि ये लेफ्ट राइट वाला, ये नहीं बताना है। इसका नाम देखिए दे रखा है सेरिब्रम, सेरिबेलम,
डाइएनसिफेलॉन उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी इन चार में से पहला ऑप्शन आपका दिख रहा है सेरिब्रम, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकसित भाग सेरिब्रम होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। और हो सकता हो आपके एग्जाम में 2024 में यही क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन आते हैं यहीं से फंस जाएं। अगर आप लकी होंगे तो यहीं से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब आप लोग 28 देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों का है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ठीक है ना, तो निषेचन के बाद पुष्प का भाग कौन सा ऐसा होता है जो फल में बदल जाता है, तो होता है अंडाशय। ठीक है ना, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, जो कि हमारा है कि परागण, यानी जो आपके परागण होते हैं किसके अंदर बनते हैं। परागण किसके अंदर बनते हैं, तो ये जो परागण होता है ना, ये पौधों में होता है। ठीक है ना, किसमें, पौधों में। तो आपको बताना है कि परागण किसके अंदर बनते हैं, परागकोश के अंदर, अंडाशय के अंदर, बाह्यदल के अंदर, या फिर दलपुंज के अंदर। तो देखिए ये बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो भैया इसको लगा लीजिए टिक, परागकोश। यानी जो परागण होते हैं परागकोश के अंदर बनते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। यानी जो मानव में भ्रूण होता है, भ्रूण, इसको पोषण मिलता है, अंडाशय से मिलता है, वृक्क से मिलता है, कि प्लेसेंटा से, या फिर डिंब वाहिनियों से। तो कहाँ से बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा से। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो कह रहा है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। ठीक है, देख लीजिए इसमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका वैसिक्टोमी इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, तना, पत्ती, जड़, या फिर प्रकलिका। ठीक है, तना, पत्ती, जड़, या फिर प्रकलिका। जो तना होता है ये पौधों में कायिक जनन के लिए या फिर कायिक प्रवर्धन के लिए सबसे ज़्यादा अधिक अनुकूल भाग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 32 क्वेश्चन यहाँ से हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के रह गए क्वेश्चन को देख लेते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे ये गारंटी ले रहा हूँ कि भैया आपके बोर्ड एग्जाम में ना यहीं से सारे के सारे MCQ फंसने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उन MCQ को लेकर आया हूँ जो 2023 में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए ये वीडियो MCQ की अंतिम वीडियो है। ठीक है ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे MCQ कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे की बात कर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। यानी मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का, है ना, शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है। देखिए इसका, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी। तो मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे बोल रहा है, शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है, तो कैपिटल टी होता है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि समजात अंगों का उदाहरण है। देखिए समजात अंगों का उदाहरण क्या है, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। सेकेंड है हमारा दांत तथा हाथी का दांत। तीसरा है आलू तथा घास। और चौथा है उपरोक्त में सभी। तो देखिए हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद ये भी सही होगा, हमारा दांत तथा हाथी का दांत ये भी सही होगा, आलू तथा घास ये भी सही होगा। तो यानी उपरोक्त में सभी का मतलब ये इसका ये राइट ऑप्शन होगा। उपरोक्त में सभी आप लगाओगे क्योंकि आपको एग्जाम में कोई एक ऑप्शन लगाना है, 3 ऑप्शन टिक नहीं लगाने, तो इसलिए उपरोक्त में सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। यानी डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण से, उत्परिवर्तन से, या फिर प्रसंकरण से होती है, या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति से होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, बताना। इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा, तो प्राकृतिक वर्ण से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, जो हमारा है कि पुरुष में, कह रहा है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते
हैं, तो आपको बताना है पुरुष में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा XY। ठीक है, बाकी सारे गलत होंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम। जो आपका जैव विकास का सिद्धांत था किसने प्रतिपादित किया था? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, यानी चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं अब आगे के रह गए क्वेश्चन को। केवल इतने तैयार कर लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ, आपके सारे MCQ यहाँ से बन जाएंगे। वो क्वेश्चन है जो लगभग हर साल हर एक सेट में बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप, देखिए जीन प्रारूप का मतलब होता है यानी जो बिल्कुल शुद्ध हो, तो कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। RR की स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा कि निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। ठीक है, शुद्ध गोल बीज की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा, यानी कैपिटल आर इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो देखिए ये इसका हो जाएगा 22 दूना की 44, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है कि निम्नलिखित में से आनुवांशिक पदार्थ है, तो DNA या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये DNA या माइटोकॉन्ड्रिया में से कोई एक होगा, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए हम HW में छोड़ रहे हैं, तो कमेंट करके बताना है कि भैया आनुवांशिक पदार्थ DNA होगा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन थे सारे फिनिश हो चुके हैं और इतने तैयार करने हैं। ठीक है, बायो के क्वेश्चन आपको जितने मैंने बताए केवल उतने ही तैयार करने हैं और उतने में ही आपको मिल जाएंगे जो भी MCQ बायो के पूछे जाएंगे। ठीक है, बायो के आपके एग्जाम में 5 MCQ आते हैं, तो 5 के MCQ को तैयार करने के लिए हमने आपको बताया कम से कम 20 से 25 MCQ। इन 20 से 25 MCQ को तैयार कर लीजिए, बायो के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट MCQ के बारे में। तो फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी जितने भी महत्वपूर्ण MCQ हैं वो आपको यहाँ से देखने मिलने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 101% देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि है गोली दर्पण की फोकस दूरी। और इस वीडियो का 41 नंबर क्वेश्चन है ये कि गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। कि गोली दर्पण की जो फोकस दूरी F होती है और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध होता है। तो जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की यानी 42 की। तो 42 नंबर क्वेश्चन यानी 42 नंबर क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, यानी किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो बताना है इसकी फोकस दूरी F कितनी होगी। अभी हमने आपको बताया कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और यहाँ पर हमको वक्रता त्रिज्या R 15 सेंटीमीटर दे रखी है और अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या माइनस होती है। ठीक है, तो जो भी फोकस दूरी निकलेगी वो माइनस में ही निकलेगी, और 15 सेंटीमीटर हमारी वक्रता त्रिज्या है, इस वजह से जो फोकस दूरी होगी वो होगी माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए 43 क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। आपको बताना है यदि एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 5 मीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो उसकी क्षमता होगी 0.2 डायोप्टर। ठीक है ना, आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, आपको समझना है। देखिए जब भी कभी मीटर में होता है ना, तो मीटर के लिए जो फार्मूला होता है क्षमता निकालने के लिए वो क्या होता है। तो देखिए मीटर के लिए क्षमता फार्मूला निकालने के लिए होता है F इज इक्वल टू 5 अपॉन या फिर 1/2। ठीक है ना, ये होता है कि नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये मीटर में दे रखा था, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए ये होता है वैसे तो 1/100, ठीक है ना, लेकिन ये चूंकि मीटर में होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 500। तो इस तरीके से इसका ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन की, जो कि हमारा है 44 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होता है।
वायु में होता है कि जल में होता है कि कांच में होता है कि निर्वात में होता है? तो प्रकाश का जो वेग होता है ना, प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात के माध्यम में होता है। यानी निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर धूल के कण होते हैं थोड़ा सा दूर दूर, ठीक है ना। यानी जहाँ धूल के कण थोड़ा सा दूर दूर होते हैं वहाँ प्रकाश का वेग जो होता है अधिक तेज होता है एज कंपेयर वायु जल कांच, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। यानी एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि दर्पण की उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, देखिए उत्तल पृष्ठ से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या। तो आपको याद रखना है कि फोकस दूरी की आधी होती है वक्रता त्रिज्या। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और फोकस दूरी जो होती है ना ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 12 गुना के 24 सेंटीमीटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर, ठीक है, ये फोकस दूरी की आधी होती है, ठीक है ना। तो 24 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हमसे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए एक अवतल दर्पण के फोकस पर, यदि कोई फोकस पर वस्तु रखी है, कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका वस्तु कहाँ बनेगा, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा। यानी अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी है यानी मुख्य फोकस F पर रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। यानी आपको बताना है जो कांच होती है, कांच, इसका सबसे अधिक अपवर्तनांक किस माध्यम में होता है। हरे रंग के लिए होता है कि बैंगनी रंग के लिए होता है कि लाल रंग के लिए होता है कि पीले रंग के लिए, बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कांच के लिए। देखिए समझिए, कांच का अपवर्तनांक अधिक इसलिए होता है कि कांच जो होती है ना बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक, ठीक है ना, कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। तो इस तरीके से 47 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी और क्वेश्चन हैं और इतने तैयार कर लो, यहाँ से मिल जाएंगे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, आखिरी के क्वेश्चन रह गए हैं, केवल इतने ही आपको तैयार करने हैं, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यानी वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यानी 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। यानी किसी मतलब कि कोई प्रकाश है, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है लेकिन इतने से ये इतनी हो जाती है, तो बताना है पदार्थ कौन सा होगा। यानी ये इतनी चेंज हो गई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा, कोई ना कोई पदार्थ होगा ना, तभी तो परिवर्तन आया। तो उस पदार्थ का कितना अपवर्तनांक होगा। तो राइट ऑप्शन क्या है बताइए, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या है बताना है आपको, ठीक है। तो बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा कि वायु में प्रकाश की चाल यदि इतनी है तो इसकी चाल यदि इतनी होगी तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा 2, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, जो कि हमारा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। यानी एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है, यानी 2 डायोप्टर यानी डी है। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी बताइए। अगर कोई उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी यानी f कितनी होगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इसकी फोकस दूरी भैया 50 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। क्यों होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए
जब भी डायोप्टर, यानी अगर हम डायोप्टर की बात करें तो ये डायोप्टर जो है ना, ये डायोप्टर भैया आपका हो जाएगा यहाँ से 2, ठीक है। डायोप्टर देखिए समझिए, डी होता है 1/f, ठीक है, डी होता है 1/f, और एफ इधर हमें निकालना है तो भैया ये हमारा 2 दे रखा है, ठीक है, ये 2 दे रखा है। अब हम सेंटीमीटर में निकालेंगे तो हम यहाँ पर डबल जीरो बढ़ाएंगे, 2 एकम 2, 2 पच्चे 50, यानी 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने अभी जो कुछ किया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए कि भैया हमको जब फोकस दूरी निकालनी हो और हमको डायोप्टर दे दिया हो गया हो, तो हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होता है D = 1/f, ठीक है। और इस फार्मूले के अनुसार आप स्वयं निकाल सकते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। कह रहा है कि निम्न में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होगी। निम्न में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होती है। हीरा में, जल में, कांच में कि केरोसिन में। तो हीरा में सबसे न्यूनतम चाल होती है, ठीक है ना। आपको याद रखना, हीरा जो होता है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कम इसी में होती है, ठीक है, यानी देर में, इसमें बहुत ही देर में पहुंचता है प्रकाश, ठीक है, बहुत ही आराम से प्रकाश की चाल होती है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो मतलब वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जल में, हीरा में कि कांच में कि तारपीन का तेल, ठीक है। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम किसमें होता है। बताइए किसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन जल दे रखा है, हीरा दे रखा है, कांच दे रखा है, तारपीन का तेल। बताइए राइट ऑप्शन, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हीरा में, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि भैया सबसे अधिक माध्यम का अपवर्तनांक हीरा में होता है, इसी वजह से जो सूर्य का प्रकाश होता है वो देरी से पहुंचता है। एक हीरा रख दो और हीरे में जब प्रकाश को डालोगे तो इधर से निकलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है ना। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हीरा में, ठीक है, समझ में आ गया। तो भाई यहाँ से हमने आप लोगों को बताए जितने भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितने भी आपके महत्वपूर्ण, तो आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन थे ना, जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन बताए मैंने, केवल और केवल आपको उतने तैयार कर लेने। मैंने कितने बताए, तो मैंने यहाँ से आपको कम से कम 20 से 25 फिजिक्स के भी क्वेश्चन बताए हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में 5 आते हैं फिजिक्स के, आप 25 तैयार कर लो, ठीक है, और इन्हीं में से आपके एग्जाम में 101% आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ से हमने पूरे बुक के, साइंस की पूरे बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको बताए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इनके नोट्स बना लेना और इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करना, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।